हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं प्लास्टिक एनालिसिस को इलास्टिक एनालिसिस से कंपेयर करूंगा ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके दोनों मेथड्स के बारे में। तो अगर आपको इलास्टिक एनालिसिस के बारे में भी जानना है तो इस लेक्चर में आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई स्टील का स्पेसिमेन है और उसमें हम टेंशन जनरेट कर रहे हैं, मतलब पी लोड लगा रहे हैं दोनों साइड से, टेंसाइल लोड। अब क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शन में कुछ स्ट्रेस जनरेट होगी। स्ट्रेस क्या होता है कि ये जो पी लोड है इसके पार्टिकल्स को अलग करना चाहता है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं आपस में बॉन्डेड हैं। तो उस तो वो चाहते हैं कि वो अलग ना हो, लेकिन ये पी इसको अलग करना चाहता है। तो उसके लिए वो स्ट्रेस जनरेट करता है ताकि इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, बट स्टिल इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो मान लो इसके अंदर डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हो गई, तो जो इसके अंदर स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन इसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आती है जिसको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर स्ट्रेन आती आती रहती है मेंबर में, ऐसी ही स्ट्रेस भी बढ़ती रहती है। तो इलास्टिक एनालिसिस में हम ग्राफ का सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, इसको हम इलास्टिक जोन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने जब लोड लगाया और उसके अंदर कोई सिग्मा जनरेट हुई, अब ये सिग्मा मैंडेटरी है कि ये सिग्मा वाई से कम होनी चाहिए, मतलब इस जोन में ये सिग्मा आनी चाहिए। तो इसका क्या यूज़ होता है इसके अंदर कि मान लो हमारे पास कोई रोड है स्टील की, वो 10 सेंटीमीटर की है। अब जब हमने इसके अंदर इलोंगेशन दी तो मान लो 1 मिलीमीटर की इलोंगेट हो गई, तो अब ये 10.1 सेंटीमीटर की बन गई। तब अब जब हम इसको लोडिंग को हटा देंगे तो ये 10.1 सेंटीमीटर से वापस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, मतलब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेगी। तो मान लो जैसे हमारे पास इतनी ये इलोंगेट हो गई थी, इतना स्ट्रेन आ गया था इसके अंदर, तो जैसे ही हम लोडिंग हटाएंगे तो वापस से ज़ीरो हो जाएगा, स्ट्रेस भी ज़ीरो और स्ट्रेन भी ज़ीरो। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए हम ग्राफ में ए तक नहीं रुकते। हम क्या करते हैं, हम लोड को और बढ़ाते रहते हैं। लोड को और बढ़ाते हैं तो सिग्मा की सिग्मा वाई तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये सिग्मा वाई कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ जा रहा है, तो सिग्मा वाई कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेन इसके अंदर फिर भी बढ़ती रहती है। और ये हम लोड लगा के इसको सी तक पहुँचा देते हैं। लोड को हटा देंगे तो ऐसा नहीं होगा इसी पॉइंट से वापस से जीरो पे पहुंच जाए। तो अब मान लो लोड लगाने के बाद पहले इसके अंदर 10 थी, ए तक पहुंचाया तो इसके अंदर 10.1 सेंटीमीटर की बन गई थी ये। ठीक है, उसके बाद उसको सिग्मा वाई तक पहुंचाया तो अब ये 10.1 से 10.2 सेंटीमीटर की बन गई थी। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब और ज़्यादा हम इसको बढ़ाते गए तो सिग्मा वाई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये बी से सी पॉइंट आ गए 10.4 सेंटीमीटर, लेट एज्यूम। लेकिन अब जैसे ही हम इस लोडिंग कंडीशन को हटाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 10.4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पहुंच जाएगी। तो मतलब देखें, तो ये कितना पहुंचेगी, वो पहुंचेगी सिर्फ इतना इतना। तो मतलब ये जो रिगेन इन लेंथ होगी इसके अंदर बस सिर्फ इतनी होगी। अब ये भी कितना होगा, ये होगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने देखा था इलास्टिकली जब हमने ए पॉइंट तक पहुंचे थे तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर पहुंचा था यहाँ तक। तो सिर्फ वो 0.1 सेंटीमीटर ही इसके अंदर वापस से रिगेन होगा। बाकी सब क्या होगा, वो प्लास्टिक इसके अंदर लेंथ वापस आ जाएगी। मतलब जैसे इस जगह तक पहुंचा, मतलब इसके अंदर जो रिगेन करी इसने लेंथ सिर्फ इतनी की, बाकी जो हो गई इसके अंदर परमानेंटली ये डिफॉर्म हो गया इतनी लेंथ का। तो मतलब ये 10.4 से सिर्फ 10.3 सेंटीमीटर तक ही जाएगा। तो ये जो 0.3 सेंटीमीटर इसके अंदर एक्स्ट्रा आई, ये होगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक एनालिसिस करने के लिए हम लोड को सिर्फ इतना बढ़ाते थे ताकि सिर्फ ए पॉइंट तक हमारा आए। तो पी मान लो हमारे पास 100 किलो न्यूटन तक ही हम बढ़ाते थे। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये इलोंगेट होगा और उसके बाद भी ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद भी इसके अंदर स्ट्रेस और ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो मतलब अब ये पी जो है 100 किलो न्यूटन से कहीं ज़्यादा ले सकता है। तो इसलिए हम प्लास्टिक एनालिसिस में कुछ ग्राफ ऐसा कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हो सकती है हमारे पास क्वेश्चन कि सिग्मा वाई इस केस में हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहते तो इसको सिग्मा यू भी ले सकते थे, हम इसको यहाँ तक कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हम इसको यहाँ पे कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर जो हमने सिग्मा यू ले लिया, इसको सिग्मा यू ले लिया, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके अंदर इलोंगेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, जो कि स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए हम सिग्मा यू नहीं सिग्मा वाई को मानते हैं। तो पहली एजम्पशन तो इसकी यही है कि हम बाइलीनियर मानते हैं इसको, प्लास्टिक एनालिसिस के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को। तो ये तो हो गया ओवरव्यू। अब हम एजम्पशन पे चलते हैं। पहली एजम्पशन प्लास्टिक एनालिसिस में ये है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। ये हमने इलास्टिक एनालिसिस में भी सेम
एजम्पशन ली थी जब हमने फ्लेक्सर फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कि होता है M/I/F/Y=E/R। तो इसके अंदर तो मान लीजिए हमारे पास ये मेंबर है, स्टील मेंबर। तो लोडिंग अप्लाई करने से पहले हमने इसको अंदर से काट के देखा, तो इसका जो सेक्शन था वो प्लेन था। और आफ्टर लोडिंग जब इसके अंदर लोडिंग या फिर मोमेंट अप्लाई किया तो ये इस तरह से बेंड हुआ। तो हमने इसको जब कट करके देखा तो इसका सेक्शन तब भी प्लेन ही रहना चाहिए। यहाँ से समझते हैं, जैसे मान लो स्टील मेंबर है, यहाँ पे लोड जब अप्लाई नहीं किया था तब इसका सेक्शन ये बिल्कुल प्लेन था। तो जब लोड अप्लाई करने के बाद जब ये बैंड हुआ तब भी इसका जो सेक्शन है वो प्लेन ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो बिफोर लोडिंग जैसे इसका सेक्शन बिल्कुल प्लेन था सब के सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका सेक्शन जैसे बिल्कुल प्लेन था, आफ्टर लोडिंग तब भी इसका सेक्शन बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो इससे हमें क्या चला कि जो अपर वाला पोर्शन है पहले उसकी लेंथ L थी, अब क्या हुआ उसके अंदर जो इसकी लेंथ हो गई वो थोड़ी कम हो गई, मतलब ऊपर की साइड हुआ कंप्रेशन। नीचे भी L लेंथ थी, तो अब ये लेंथ जो है नीचे वाली बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ टेंशन। तो ये जो लेंथ बढ़ी है इसको हम डेल्टा L मान लेते हैं, ओ सॉरी कम हुई है उसको हम डेल्टा L मान लेते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये था, अब इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे इस जगह पे वेट, जब ये ऐसे बेंड हुआ तो हमने इसको देखा तो ऊपर वाले पार्ट पे कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन होगा तो ये दबेगा, और जब ये दबेगा तो इसकी लेंथ जो होगी ऊपर वाली वो कम हो जाएगी, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे टेंशन होगी ऐसे इसके क्रॉस सेक्शन में, जिसकी वजह से नीचे वाली की लेंथ बढ़ जाएगी और जो टोटल लेंथ थी नीचे से बढ़ जाएगी थोड़ी। तो मान लीजिए पहले इसकी टोटल लेंथ ये ऐसे इतनी L थी, तो जब ऊपर की साइड कंप्रेशन हुई तो ये इतनी कम हो गई, तो अब यहाँ पे लेंथ हो गई इतनी, ठीक है। फिर और कम, यहाँ पे और कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, तो ऐसे कम होते होते यहाँ पे क्या हुआ इतनी हो गई। फिर उसके नीचे और बढ़नी स्टार्ट हुई, और यहाँ पे जाते जाते से इतनी हो गई लेंथ, स्टार्टिंग में L थी और यहाँ पे इतनी हो गई। तो हम इस पार्ट को अलग से देखें तो यहाँ पे डेल्टा L है, ठीक है। तो डेल्टा L कम होता जा रहा है और फिर बढ़ता जा रहा है। तो डेल्टा L अपॉन L क्या होता है, स्ट्रेन। तो डेल्टा L लीनियरली वेरी कर रहा है, तो उससे हमें पता चला स्ट्रेन भी लीनियरली वेरी कर रही है। तो ये चीज़ सेम होती है इलास्टिक एनालिसिस में भी, प्लास्टिक एनालिसिस में भी। अब यहाँ तक जो प्लास्टिक और इलास्टिक में सेम रहता है, डिफरेंस क्रिएट होता है अब जो स्ट्रेस होती है वो होती है E/ε। अब इलास्टिक एनालिसिस में हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं, इसके अंदर जो इसका स्लोप होता है वो E होता है, तो हर पार्ट के लिए E सेम होता है। तो हमारे पास स्ट्रेन है ये, तो हमारे पास स्ट्रेस जो आती है वो आ जाती है E/ε। तो ये भी एक लीनियरली वेरी करता है, तो ये हमारे पास जो F आता है वो यहाँ पे ये आ जाता है। जबकि जो प्लास्टिक एनालिसिस होती है उसके अंदर जो स्ट्रेस का ग्राफ आता है वो आता है ऐसे। तो ये कैसे होता है, ये ट्रायंगल होता है रेक्टेंगुलर, ऐसा क्यों वो भी समझते हैं। तो मान लो हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया था, तो क्रॉस सेक्शन में जो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट था वो सिग्मा वाई तक पहुंच गया था, ठीक है। हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट की थी, इतना ज़्यादा लोड लगाया था कि सिग्मा वाई तक पहुंच गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्रॉस सेक्शन का, ये वाला पार्ट है ये यील्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये यील्ड होने के बाद इस ग्राफ से पता है हमें कि अब अगर जो इसके ऊपर कितना भी लोड बढ़ाएंगे तो सिग्मा वाई कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, मतलब लोड बढ़ाते रहेंगे तो सिग्मा वाई उतना ही रहेगा। मतलब हम अब लोड बढ़ाएंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन का ये वाला पार्ट है इस पर सिग्मा वाई ही आने वाला है। अब हमने लोड को और इंक्रीज़ किया, जब तो लोड को और इंक्रीज़ किया तो ये सिग्मा वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर है, अब वो पहले इस जगह पे थी, अब वो भी सिग्मा वाई पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी सिग्मा वाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब और ज़्यादा हम लोड बढ़ाएंगे तो अब ये तो सिग्मा वाई रहेगा ही ग्राफ से, लेकिन उसकी जो नीचे वाला पार्ट है ये भी अपना सिग्मा वाई पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे सबके सब पार्ट सिग्मा वाई तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही इधर भी सिग्मा वाई तक पहुंच जाएगा टोटल, और ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अब मतलब क्या होगा इसके अंदर, ऊपर ऊपर से लेकिन नीचे तक इसके हर क्रॉस सेक्शन के हर पार्ट में जो इसके पास लोडिंग है, जो इसके पास स्ट्रेस है वो सिग्मा वाई तक पहुंच चुकी है। मतलब इसका हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट इसका यील्ड हो चुका है। तो अब इसके ऊपर अगर हमने पी लोड अप्लाई किया तो क्या होगा कि अब ये कुछ भी लोड नहीं ले सकता है, तो ये एक हिंज बन जाएगा यहाँ पे, हिंज इन द सेंस कि अब इसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा सकते हम, अगर जो लोड लगाया तो यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा। जबकि इलास्टिक एनालिसिस में हमने इसके कॉर्नर वाले पार्ट को, बस क्रॉस सेक्शन को हमने सिर्फ Fi तक पहुंचा के छोड़ दिया था, तो उसके नीचे Fi से कम और कम और कम। लेकिन हमने इसमें क्या किया, हमने इसको टोटल पूरा Fi तक बना के तब छोड़ा,
नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमारी होती है एक्सियल थ्रस्ट डजंट एग्जिस्ट। ये भी इलास्टिक एनालिसिस प्लास्टिक एनालिसिस में दोनों में होती है। मतलब जब हम इसके ऊपर लोडिंग लगाते हैं तो ऐसे होता है, तो इसको जब हम अलग से तोड़ के देखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में ये इस तरह से कंप्रेशन होती रहती है, और नीचे की साइड, नीचे वाले में यहाँ पे टेंशन आती है ऐसे बाहर की साइड। तो ये जो कंप्रेशन और टेंशन है, ये जो होती है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये मान लो कंप्रेशन है और ये टेंशन है बाहर की साइड। तो अगर ये अनइक्वल हो गए तो या तो कंप्रेशन बचेगी या टेंशन बचेगी, और एक्सियल थ्रस्ट उसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए, और इसकी अजम्पशन भी है ये। तो इसलिए इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, जिससे हमें मिलता है सिग्मा एफ वाई डी ए इजकल टू जीरो। मतलब जो हमारे पास फोर्स होती है वो होती है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो हम इसके अंदर टोटल सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे तो जीरो होगा, मतलब टोटल फोर्स इसके अंदर जीरो होगी, कंप्रेशन और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि एफ वाई जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है ऊपर से नीचे तक। तो एफ वाई हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। तो मतलब टोटल जो इसका एरिया है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया टोटल मिला के इसका जीरो होना चाहिए। तो मतलब जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। तो मतलब ये अगर जो ए वन है और ये ए टू है, तो हमें ए वन बराबर ए टू लेना पड़ेगा। तो प्लास्टिक एनालिसिस में हम न्यूट्रल एक्सिस जो हमारी होती है वो इक्वल एरिया एक्सिस होती है, मतलब ऊपर का एरिया नीचे के एरिया के बराबर होता है। जबकि इलास्टिक एनालिसिस में हम जब यही चीज़ लगाते हैं एफ वाई डी ए इजगल टू जीरो, हमें पता होता है कि जब हम किसी पॉइंट पे देख रहे हैं वाई पे, तो यहाँ पे जो होता है एफ वाई आता है, और कोई अलग एफ वाई पे देखते हैं तो यहाँ पे दूसरा एफ वाई आता है। तो एफ वाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो चेंज हो रहा होता है लीनियरली। तो एफ आई हमें ये पता है, फ्लेक्सर फॉर्मूला एम अपॉन आई इजकल टू एफ वाई अपॉन सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, तो एफ वाई की जगह हम पुट कर देते हैं एम अपॉन आई इंटू वाई। तो हमारे पास ये आ जाता है एम अपॉन आई, हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, तो वाई डी ए इजकल टू जीरो। और ये जीरो तभी होता है जब न्यूट्रल एक्सिस हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कॉन्साइड करे, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस इसकी आती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आती है। तो प्लास्टिक एनालिसिस में पता चला ये इक्वल एरिया एक्सिस पे आती है न्यूट्रल एक्सिस, और इलास्टिक एनालिसिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आती है। रेक्टेंगल के लिए दोनों ही सेम होती है, लेकिन जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में डिफरेंट हो जाती है। तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस आएगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, मतलब ऊपर से मान लो इसकी टोटल लेंथ इसकी एच है हाइट, तो ये आ जाएगी एच बाई 2h/3, और ये हो जाएगी h/3। जबकि इक्वल एरिया एक्सिस में ये A1 A2 A1 इजिकल टू A2 होगा, तो ये यहाँ पे आती है, हमें पता है A1 इजिकल टू A2। ठीक है, टोटल एरिया जो होगा हाफ इंटू, मान लो ये टोटल इसकी हाइट h है और ये है b, तो हाफ इंटू बी इंटू एच। टोटल का हाफ करेंगे तो वो बराबर A1 के होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब A1 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू ये जो ये वाली विड्थ है इसको बी डैश मान लेते हैं, और इसकी जो ये वाली हाइट है उसको एच डैश मान लेते हैं। तो हाफ ऑफ बी डैश एच डैश। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 बी एच। अब हमें पता होता है कि ट्रायंगल के अंदर सिमिलर क्राइटेरिया लगाते हैं, तो एच डैश अपॉन बी डैश बराबर होगा हमारे पास एच अपॉन बी। तो हमें बी डैश की जगह हम रख देते हैं हाफ बी एच डैश एच स्क्वायर, सॉरी एच डैश स्क्वायर एच। तो हमारे पास आ जाता है ये, हम यहाँ पे बी डैश की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा बी एच डैश अपॉन एच इंटू एच डैश। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी से बी कैंसिल, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डैश का स्क्वायर। तो हमारे पास एच डैश की वैल्यू आ जाएगी h/√2। तो प्लास्टिक एनालिसिस के केस में ये h/√2 आएगी ऊपर से, जबकि इलास्टिक एनालिसिस में 2h/3 आती है। तो ये इतना डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। जब इलास्टिक एनालिसिस में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो तो है एफ वाई इंटू जेड। तो एफ वाई जेड जो होता है वो होता है हमारे पास आई अपॉन वाई। ठीक है, वाई मैक्स। तो ये हमारे पास एफ वाई आ जाता है। रेक्टेंगल के केस में हमारे पास बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। आई देखें तो वैसे आई बी डी क्यू बाई 12 होता है इसका। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो वाई मैक्स होता है वो d/2 हो जाता है, तो जिसकी वजह से बी डी स्क्वायर बाई 6 आता है। ये हमें पता है इसलिए हम इसको डेराइव नहीं कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं। एम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल
स्ट्रेस जो थी ट्रायंगुलरी मतलब लीनियरली वेरी कर रही थी, यहाँ पे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में वेरी कर रही है। तो हम पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है हमारे पास सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा सब जगह वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन पे लगेगी, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे भी सिग्मा लग रही है, यहाँ पे भी सिग्मा लग रही है, पूरे इस पार्ट में सिग्मा लग रही है और इसमें भी सिग्मा लग रही है। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, एरिया भी इसका कांस्टेंट है ऊपर से नीचे, तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे, मतलब हमारे पास आता है एम इजकल टू सिग्मा वो एफ वाई डी इंटू लीवर आर्म। मतलब कि जैसे हमने वाई डिस्टेंस पे कोई एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है, डी वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ वाई, इस जगह पे एफ वाई कितना है, हर जगह पे एफ वाई है, तो एफ वाई यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। इस अंदर क्या है, डी ए क्या है, डी वाई इंटू विड्थ, तो बी इंटू डी वाई इंटू लीवर आर्म, यहाँ पे क्या होगी, लीवर आर्म इसकी होगी होगी इंटू वाई इसके सेंटर से, तो ये बी डी वाई जो हो जाएगा डी ए हो जाएगा, तो एफ वाई वाई डी ए जो कि होगी सी जी कहते हैं इसको। तो मतलब अगर ये टोटल एरिया ए वन है, ठीक है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस वाई वन होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम इजिकल टू एफ वाई इंटू ए वन इंटू वाई वन बार। ठीक है, ये होगा ऊपर वाला। ऐसे ही नीचे वाले का देखेंगे, एफ वाई ए टू, नीचे वाला है ए टू वाई टू बार। ठीक है, अब हमें पता है ए वन ए टू बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वाई टोटल एरिया कितना हो गया, ए वन प्लस ए टू टोटल एरिया वाई वन बार प्लस वाई टू बार। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि ए वन इजिकल टू ए टू इजिकल टू ए बाई टू। अब इलास्टिक एनालिसिस में हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है एम इजिकल टू एफ वाई इंटू जेड, और प्लास्टिक एनालिसिस में हमारे पास आता है एम पी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, एफ वाई ए बाई टू वाई वन प्लस वाई टू, मतलब एरिया ये वाला, ठीक है, सॉरी ए वन टोटल इसका एरिया का जो ए है पूरा, ठीक है, तो ए बाई टू वाई टू, मतलब इसका सेंट्रोइड और इस सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड वाई वन बार वाई टू बार, ये मान लो ए वन है ए टू है। तो इससे हमारे पास एक नई टर्म जनरेट होती है शेप फैक्टर, जो कि होती है एम पी अपॉन एम। शेप फैक्टर अल्टीमेटली क्या होता है, एक रिजर्व होता है, मतलब कि इलास्टिक एनालिसिस में हम जितना एम लगा पा रहे थे, ठीक है, और प्लास्टिक एनालिसिस में हम एम पी लगा पा रहे हैं, तो शेप फैक्टर मतलब हम कितना ज़्यादा टाइम्स हमने मोमेंट की कैपेसिटी बढ़ा दी अपने सेक्शन की प्लास्टिक एनालिसिस में। तो यहाँ से अगर जो वैल्यू पुट करें एम पी की, हमारे पास वैल्यू आई एफ आई। देखो ये जो पार्ट है इसको हम प्लास्टिक मॉडुलस कहते हैं, जैसे यहाँ पे इलास्टिक ये जैसे सेक्शन मॉडुलस होता है, ऐसे ही इसको जेड पी कहते हैं पूरे को। तो एफ वाई इंटू जेड पी अपॉन एम की वैल्यू है एफ वाई इंटू जेड, तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाता है जेड पी अपॉन जेड। तो हम एक दो केसेस में निकाल के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हम जेड निकालते हैं तो हमें पता है ये होता है आई अपॉन वाई मैक्स, तो आई इसका होता है बी डी क्यूब बाई 12 इसके अबाउट, रेक्टेंगल के अबाउट, और वाई हो जाएगा हमारे पास डी बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाता है बी डी क्यूब बाई 6। यहाँ पे जब हम जेड पी निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आया था ए बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बार, तो एरिया टोटल कितना है बी डी बाई टू वाई वन बार, मतलब इसका सेंट्रोइड वाई वन बार और इसका सेंट्रोइड वाई टू बार, इन दोनों की डिस्टेंस। अब ये कितना है, देखो ये इक्वल एरिया में बांट रही है, तो ये होगा डी बाई टू, ठीक है। अब इसका सेंट्रोइड कितना होगा डी बाई फोर, और यहाँ से ये भी डी बाई फोर ही होगा, तो टोटल कितना हो गया डी बाई टू, तो ये हो गया डी बाई टू, तो ये हो गया बी डी स्क्वायर अपॉन फोर, सॉरी ये डी से डी कट गया तो बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, तो जेड आ रहा है बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, जेड पी आ रहा है बी डी स्क्वायर बाई फोर, तो यहाँ पे शेप फैक्टर आ जाएगा जेड पी अपॉन जेड, मतलब बी डी स्क्वायर बाई फोर अपॉन बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, तो आ जाएगा हमारे पास 2 टू 4 2 3 6 1.5। तो हम सर्कल के लिए शेप फैक्टर निकालते हैं, जेड होता है आई अपॉन वाई, तो आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका जो होगा वो होगा पाई बाई 64 डी की पावर 4, ठीक है, अगर जो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे, अपॉन वाई, वाई मैक्स कितना होगा, ये टोटल है डी बाई क्या कहते हैं, ये टोटल है डी, तो ये हो जाएगा डी बाई टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 32 डी क्यूब,
यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला लगेंगे ZP का A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। तो A1 कितना है यहाँ पे A1 है इसका पाई, टोटल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू Y1 बार, इसका सेंट्रोइड, इस एरिया का सेंट्रोइड न्यूट्रल एक्सिस से इसकी, तो ये होता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ऐसे सिमिलरली ये भी होगा, A2 भी बराबर होगा ये भी, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4³/3 यहाँ पे जब करेंगे और इसको r को d में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d³/6। तो शेप फैक्टर जब हम निकालेंगे होगा π/32/d³, ठीक है, d³/6 अपॉन π/32 इंटू d³। तो इन सबको कैंसिल करके 2 3 6, 2 16 तो 16/पाई जो कि होता है 1.7। तो हम अलग अलग केसेस में वैल्यू निकालते हैं। आई सेक्शन में शेप फैक्टर की वैल्यू आती है 1.12 से 1.14, रेक्टेंगल के केस में आती है 1.5 जो कि हमने निकाली है, सर्कल में भी 1.7 आती है अभी निकाली है हमने, डायमंड के केस में 2 आती है और ट्रायंगल के केस में सबसे ज़्यादा 2.34 आती है। सो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, इसलिए इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और आगे के जो टॉपिक हैं इसके प्लास्टिक एनालिसिस के वो उससे अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपके इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर वर्थ लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।